हाँ, 12th क्लास आपके लिए 6 नंबर का एक पैकेज रेडी किया है। आप इसको एक बार मुझे सरसरी तेज आवाज से कैसे भी आप स्पीड करके सुन लीजिएगा। ये जो 15-20 सेलेक्ट किए मैंने आपके 6 नंबर आपको दिला देगा ये। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या खास बात है? खास बात तो ये है कि मैंने इसमें साथ में आपके पैसेज की हिंदी भी डाल दी है। हिंदी से क्या होगा कि प्रोनाउंसिएशन मतलब जो हिंदी अगर कर लोगे तो उससे आपका ट्रांसलेशन में इजी पड़ जाएगा, वरना आपको बहुत वक्त लग जाएगा चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में। लेकिन अब ट्रांसलेशन भी साथ में है तो आपको अंडरस्टैंड करना वेरी इजी हो जाएगा। आपके 3 एमसीक्यू आ रहे हैं इसमें और 3 वन लाइनर प्रश्न आपके इसमें आ रहे हैं। हालांकि पहले 6 के 6 एमसीक्यूज आते थे, लेकिन 3 एमसीक्यू आएंगे, 3 वन लाइनर आएंगे। आपकी जो फ्लेमिंगो प्रोज वाली बुक है शायद वहां से ही आपके आ रहे हैं। 6 नंबर आपके पक्के हैं अगर आप इनको ढंग से पढ़ के चले जाते हो तो। ठीक है। देखो, जैसे पहला पैसेज है, थोड़ी स्पीड से चलेंगे। इसको आप एग्जाम में कैसे करेंगे? इसको प्रॉपर एक बार रीड कर लेंगे। ठीक है। ये देखो, ऐसे मैंने इसकी हिंदी भी लिख दी है, पूरे की हिंदी मैंने आपके सामने यहाँ लिख दी है। तो इसमें क्या फायदा रहेगा आपके? इससे आपको ये फायदा रहेगा कि चीजों को कैरी करना आपको आ जाएगा, है ना। अंडरस्टैंड करना इजी पड़ेगा आपके लिए इसमें। तो ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे ये मिस्टर हैमल वाला चैप्टर से लिया अपन ने कि बट नाउ इट वॉज ऑल स्टिल आई हैड कम, मतलब इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हिंदी में पढ़ लो और फिर लाइनें मैच कर लेना। ठीक है। कि लेकिन अब सब कुछ एकदम शांत था। मैंने सोचा था कि शोर शराबे का फायदा उठाकर मैं बिना किसी की नज़र में अपने डेस्क पर पहुंच जाऊंगी, लेकिन जाहिर है उस दिन सब कुछ रविवार की तरह सुबह की तरह, मतलब रविवार की सुबह की तरह एकदम शांत था। खिड़की में मैंने अपने सहपाठियों को देखा जो पहले से अपनी अपनी जगहों पर बैठे थे। ये वाला पैराग्राफ है। इसमें आराम से आप हिंदी समझ ली। थोड़ा स्पीड से चलेंगे। आपके सामने आपको पीडीएफ दे दूंगा, पीपीटी। अब ये प्रश्न है, अब इसके आंसर देने का प्रयास करो, मेरे साथ में देने का प्रयास करो। दैट डे एवरीथिंग एट द स्कूल वॉज सो स्टिल एंड क्वेट इज संडे मॉर्निंग। समझ में आ गया ना? मतलब बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये पहली लाइन में इसका आंसर था संडे मॉर्निंग। कैसा था? कि जैसे कि कहा गया भाई संडे मॉर्निंग वाली बात, एवरीथिंग एट येरा संडे मॉर्निंग। ठीक है। ऐसा लग रहा था कि रविवार की सुबह। तो आप हिंदी में भी समझ सकते थे। ठीक है। तो इसका आंसर हो गया संडे मॉर्निंग। तो आंसर ये करना बेहद आसान है। बस कुछ आप पूरी बुक तो कर नहीं सकते, कम से कम 150 के आसपास पैसेज दे रखे हैं आपकी पूरी बुक में, है ना। मैंने 20-25 सेलेक्ट करे हैं, बस इनको देख जाना, हो जाएगा काम। फिर मिस्टर हैमल वॉज वॉकिंग विथ ए, किसके साथ में? तो वो आपको पता ही, वैसे भी अपने चैप्टर पढ़ रखा था कि टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। ठीक है ना ये। और वैसे भी ये चीज पैसेज में आपको दे भी रखी है। अगर आप इसको पूरा पढ़ेंगे, मैंने पूरा नहीं पढ़ा है, अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो ये रहा, देखो ये रहा कि मिस्टर हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। ठीक है ना। तो कोई बड़ी चीज नहीं है, सारे का सारा पैसेज के अंदर है ना, इजी। और एक चीज हो गई कि ऑप्शन वाले तो करना बेहद आसान होता है, वो तो अपन को ऑप्शन में दिख भी जाता है। तीसरा क्वेश्चन, 3 एमसीक्यू आएंगे, तीनों जोड़ दिए हैं। व्हाट वाज द टीचर वियरिंग, क्या पहन रखा था भाई अध्यापक जी ने? ए ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, ए फ्रिल्ड शर्ट, या फिर एन एम्बर्ड कैप, ऑल ऑफ दीज। सब के सब पहन रखे थे क्या? देख लो पैसेज के अंदर कहाँ पहनने वाली बात चल रही, हिंदी में देख लो ताकि अपन को इजीली मिल जाए। हाँ मिल जाएगा। ये देखो, आई जंप्ड, ये हो गया, फ्लाइट सीट रही है यहाँ पर, देखो ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, ये रहा। टीचर जो है, टीचर हेड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द ब्लैक सिल्क कैप, एंड पूरा का पूरा। ठीक है ना, एज इट इज। मतलब कुछ भी कोई मुश्किल नहीं होता है, बस थोड़ा सा सेंस तो आप में होना ही चाहिए। टकाटक मामला हो गया। ठीक है। अब ये 3 वन लाइनर प्रश्न आएंगे आपके, वो कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन वो भी पैसेज के बाहर से तो आएंगे नहीं। जैसे ने पूछा व्हाट डिड फ्रेंच एक्सेप्ट सम कमोशन व्हेन ही रीच्ड स्कूल, तो ही एक्सपेक्टेड इट बिकॉज स्टूडेंट्स यूजुअली मेड नॉइज बिफोर क्लास। हमेशा जब भी क्लास में शोर शराबा रहता था, उसने सोचा कि आज शांति कैसे, जैसे कोई संडे मॉर्निंग को स्कूल शांत रहता है, वैसे आज शांत क्यों है? What made French blush and feel frightened? तो he had to enter the quiet classroom lie. ठीक है। In front of everyone, it made him blush and frightened. Very easy. और what did Mr. Hamel said to French when he entered the classroom? तो मिस्टर हैमल ने कहा था go to your place quickly. Little French, we were beginning without you. ये उसने कहा था। ये सारी बातें क्या हैं?
ये पैसेज के अंदर सब की सब लिखी हुई है। देखो लिटिल और माई फ्राइटेंड डिड, ये सब ये अपन पहले का आंसर लिख दिया। ये देखो बिसाइड ये वाली बात है, या फिर यहाँ देख लो ये ब्लस्ड वाली बात है। फ्राइटेंड आई वॉज बट नथिंग हैपेंड, मिस्टर हैमल सॉ एंड वेरी काइंडली गो टू योर प्लेस क्विकली। ये देखो ये रहा, मतलब सारे आंसर इसी में से ही लिखा हुआ है, कोई बड़ा मन से नहीं लिखा है। तो एक तो ये पैसेज आपके लिए मोस्ट है, इसको देख जाना, ठीक है। दूसरा पैसेज ये है, बिसाइड द होल स्कूल सेम्ड सो स्ट्रेंज एंड solemn but the thing that surprised me most was to see, ये वाला पैसेज जो है मिस्टर हेमल वाले चैप्टर से लिया अपन ने। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसकी हिंदी आपके सामने, आप चाहेंगे अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हिंदी आपके सामने रहेगी। इन पैसेज को घोट के चले जाना, यहीं से प्रश्न आने के चांस है, ठीक है। कि इसके अलावा पूरा स्कूल अजीब और उदास लग रहा था, लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी मुझे ये देखकर हुई कि हमेशा खाली रहने वाली पिछली बेंचों पर गांव के लोग हमारी तरह ही चुपचाप बैठे हैं। ये वाली स्टोरी है ना, वो गेट बंद कर देना। जब मैं इन सब बातों पर विचार कर रहा था, तभी एक हेमल जो है वो मुझे मतलब कहता है कि सारी बातें गंभीर सोमेश्वर, ये सारी बातें अपन को देख ली। अब इसमें आंसर देखो, द मोस्ट सरप्राइजिंग टू द बॉय वॉज टू सी, बताओ क्या आंसर होगा। ए बैक बेंच वॉज फिल्ड विद बाय विलेजर्स, सही बात है कि नहीं है। ये बड़ी अजीब लगी उसके बाद कि जो पीछे वाली सीट खाली रहती थी उस पर आज गांव के लोग कैसे बैठे हैं, ये वाली बात उसको अजीब लगी। दूसरा, स्कूल ऑफ पलास एंड लोरेन विल टीच, तो फ्रेंच में पढ़ा रहे थे या जर्मन में, तो आपको पता है ना जर्मन। और द विलेजर्स, अच्छा ये भी मन से कुछ नहीं करना है, ये भी मन से कुछ नहीं करना है। ये देखो आखिरी बेंच वाली बात पढ़ा रहा है, बर्लिन आदेश आएगी जो है वो जर्मन ही पढ़ाई जाए। ये देखो लास्ट के अंदर कि ओनली जर्मन इन द स्कूल, ओनली फॉर जर्मन ही पढ़ाओगे, ये सारी बातें इसके अंदर हैं। द विलेजर हु वर सिटिंग इन क्लास वर लुकिंग वेरी सीरियस, सैड या ग्रिम्पी, सैड उदास, दुख के साथ ही बैठे थे, जबरदस्ती जर्मन पढ़ाई जा रही थी, सिंपल। ये भी आपको पैसेज में है। ये 3 एमसीक्यू वन लाइनर प्रश्न है आपके, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लेना कि व्हाट शॉकिंग न्यूज डिड मिस्टर हेमल अनाउंस टू द क्लास, तो मिस्टर हेमल अनाउंस दैट इट वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, यही बात थी कि आज ये आखिरी फ्रेंच का लेसन रहेगा, इसके बाद में जर्मन सीखनी है, ठीक है। वैसे ही अमंग द विलेज वाला ये क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चन, तो ये आपको अच्छे से देखना, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पैसेज है। तीसरा पैसेज आपका इस चैप्टर से पक्का चांस लग रहा है मेरे को आने का, इसलिए मैंने इससे 3 पैसेज 4 पैसेज आपके छांटे हैं। ये वाला पैसेज कि डाउन देयर एट द बैक ऑफ रूम ओल्ड हाउस और हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, ये सब बातें लिखनी है। माय फ्रेंड सेड, ये वाली अपन को एक बार देख के जाना है। ये इसकी हिंदी भी आपके साथ लिख दिया ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में ईजी पड़े, ठीक है ना। देखो मैं बांचूंगा नहीं, बांचेंगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ हो जाएगी, इससे बेटर है कि आप खुद ही पढ़ लेना, क्योंकि हिंदी मैंने साथ में रख दी, आपके दुविधा ना हो, ठीक है। अब मैं बात करूं इसके क्वेश्चन आंसर की। द टाइम शोन बाय चर्च क्लॉक वॉज 11, इसका आंसर क्या होगा, एक बार थ्योरी भी देख लेंगे तो उसे मालूम चल जाएगा, या 3 या 12:30 या 12, तो यहाँ देख लेते हैं अपन, ये तो चीज़ अपन को मिल भी जाएगी। वैसे तो मुझे पता है 12 आंसर स्ट्राइक 12, ठीक है। तो मतलब एक भी क्वेश्चन जो है ना, देखो चर्च क्लॉक स्ट्राइक 12 12 बजे, एक भी ऐसा लेसन या फिर ऐसी चीज नहीं आएगी जो आपको पैसेज में नहीं आएगी, इजी बहुत है। ये 6 नंबर फ्री फॉरवर्ड के मैं बता रहा हूं आपको, फ्री फॉरवर्ड के नंबर है, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा 12। अगला, द साउंड हियर अंडर देयर विंडो वॉज, कैसा साउंड था बताओ, द ट्रम्पेट्स ऑफ पर्शियन, ये बिल्कुल सही आंसर है बी। ये अपना कहां मिलेगा, आराम से आप देख लो, ये रहा ट्रम्पेट ऑफ द पर्शियन, ये देखो द एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर द विंडो, इजी। मतलब हूबहू प्रश्न जो आएगा ना, वो डिट्टो लाइन मैच कर लेना कहां पर मिल रही है, वहीं चले जाना, सीधा आंसर आपके सामने होगा, ठीक है। तीसरा, द थिंग नोटिस्ड बाय नरेटर फर्स्ट टाइम अबाउट मिस्टर हेमल वॉज, तो क्या इसने नोटिस किया था भाई, ही लुक्ड सो टॉल, ठीक है ना, ही लुक्ड सो टॉल। आप चाहें तो आंसर मैच कर सकते हैं। देखो ये देखो यहाँ पर उसको कैसा लगा था, हिंदी से समझ सकते थे, इसमें देख लो, वरना कहीं पर भी मतलब ऐसा नहीं है कि आपको किसी का आंसर नहीं मिलेगा। एक बार इसको पूरा रीड लगाना है, रीडिंग लगाते ही कुछ चीज़ों को अंडरलाइन कर लेना है ना, जैसे कोई भी चीज़ आती है तो उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए।
जैसे अगर मैं इसमें अगर बात करूँ टोल वाली, तो इसके अंदर ये आएगा कुड सी दैट टू वर क्राइंग विज वॉइस ट्रम्ड, ये ओमिशन एंड फनी हियर विल टू आई वांटेड वेल आई रिमेंबर्ड इट दैट लास्ट लेसन, ये वाली बात हो जाएगी। स्टूपिड वेरी पेल हिज चेयर एंड आई हियरा, ये देखो हियरा, आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, इतना लंबा जो मैंने कभी नहीं देखा। तो कोई बड़ी बात नहीं है ना, मतलब एक भी चीज ऐसी नहीं है ना, इसलिए मैं टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करूंगा आपका, थोड़े अपने स्पीड से चलेंगे क्योंकि सारी बातें आपको समझ में आ रही है। ठीक है, ये 3 वन लाइनर जो है ना, इसमें आपको ये करना है कि बाय द वे अगर आपको आंसर लिखना नहीं आए, भाई जैसा आपको आंसर लिखना नहीं आए, तो आप एज इट इज लाइन मैच कर लेना, लेकिन उसमें से WH फैमिली को हटा देना। जैसे वॉट वर्ड है, इसको मत लिखना, वेयर को मत लिखना, ठीक है, वाई को मत लिखना। वाई का मतलब क्यों होता है, तो बिकॉज से शुरू कर देना। जब भी वाई वाला प्रश्न आए ना, तो उसको आप बिकॉज से शुरू करना। वेयर का मतलब कहां होता है, तो आप जगह बता देना, कोई जगह का नाम पूछ रहा है आपसे। वोट का मतलब बेसिकली क्या होता है, तो इन वर्ड को वापस मत लिख देना। जैसे यहां पर वाई है, तो बिकॉज से आंसर शुरू होगा। ये आपसे वोट पूछ रहा है क्या, तो उसने क्या लिखा, विवाला फ्रेंच, ये फ्रेंच वर्ड ही है, फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ है। और ये भी क्या पूछ रहा है, तो स्पेल्ड आउट लेटर्स विद प्राइमर होल्डिंग इन बोथ हैंड्स। ठीक है, तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस WH फैमिली को आंसर में मत लिख देना, बाकी आप वहां से एज इट इज लाइन उठा के लिख सकते हो पैसेज में से, बिल्कुल नंबर नहीं कटेंगे। लेकिन 3 MCQ गलत मत होने देना, जो आप वैसे नहीं होने दोगे, क्योंकि ये आपको हूबहू कहां से मिल जाएंगे, हूबहू पैसेज में मिल जाएंगे। ठीक है ना, हूबहू पैसेज में मिल जाएंगे, ये ध्यान रखना। आपको कहां मिल जाएंगे, ये हूबहू पैसेज में मिल जाएंगे, बस आराम से मैच कर लेना। करना क्या, फर्स्ट ऑफ कॉल पैसेज को रीडिंग लगानी है बस एक बार, और वो भी पूरी बुक नहीं पढ़ के जानी है, ये पढ़ जाना, मिल जाएगा आपको। ये अगले चैप्टर का भाई दिल्ली वाला है ना, ये साइब्स फैमिली वाला, अमंग बट लॉन्गर वाली, आपने सीवरेज वाली बातें सुनी होगी। ये देखो ये कि नंगे पैर कूड़ा बीनने वालों से मेरी जान पहचान मुझे सीमापुरी ले जाती है, जो दिल्ली के बाहर इलाके में। आप हिंदी पढ़ के जाना, हिंदी से ऑलमोस्ट आपको कहानी याद हो जाएगी। तो खूब सारे प्रश्न जो फैक्ट वाले हैं, है ना, कि वो कितने साल की थी, ये कब की कहानी है, ये किस शहर की कहानी है, तो वो तो तुरंत ही लिख दोगे आप, बिना पैसेज पढ़े भी टिक मार दोगे अगर हिंदी की कहानी याद करके चल जाते हो। ठीक है ना, ध्यान रखना। और दिल्ली के बाहर इलाके में फिर भी लाक्षणिक रूप से ये उससे मीलों कोसों दूर थी। यहाँ रहने वाले लोग बांग्लादेश से 1971 में आकर बस गए थे, साहब का परिवार भी उन्हीं में से एक है। सीमापुरी जब एक वीरान इलाका था, आज भी वैसा ही है, लेकिन ये सब खाली है। अब जैसे देखो 1971 वाला फैक्ट आ जाए, 10,000 वाला फैक्ट आ जाए, इसको अंडरलाइन करते रहना पैसेज के अंदर। जब आप बोर्ड के एग्जाम में पढ़ो ना, तो उसमें अंडरलाइन कर लेना, जो फैक्ट जहां भी है हाईलाइट कर दो उसको, जहां भी है वहां हाईलाइट कर दो। ठीक है, प्रश्न पे चलते हैं। ये देखो, दे ऑल कैम इन 1970 फ्रॉम, कहां से आए थे, बांग्लादेश से आए थे, है ना, कोई मुश्किल नहीं है। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर देम मोर देन आइडेंटिटी, शूज, हाउस, क्लॉथ या फूड। इसमें पैसेज पढ़ा नहीं है मैंने, वैसे फूड है क्या, फूड सही है इसका आंसर। ठीक है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फूड हो जाएगा, जो आपको पैसेज में मिल जाएगा, बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पहचान किससे हो रही है, ये देखो, फूड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर सर्विस देन एन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब पहचान होता है, ये रहा फूड, है ना, कोई मुश्किल नहीं। एक भी चीज ऐसी नहीं जो पैसेज के अंदर गिवन नहीं है। थर्ड, द ड्रेसेस ऑफ ग्रुप ऑफ वुमेन वर, तो उन्होंने पहन रखा था टैटर्ड साड़ी। ठीक है ना, क्या पहन रखी थी, साड़ी पहन रखी थी, सही है ना भाई, टकाटक, ये हो जाएगा। 3 वन लाइनर है आपके। व्हाट इज द ओनली वे ऑफ सर्वाइवल फॉर द पीपल ऑफ सीमापुरी, तो वो एक ये वो रेग पिकिंग का काम करते थे। क्या करते थे, वो मन से नहीं लिखना है, ये देखो ये रहा, मतलब उनका सर्वाइवल करने का क्या था, जिंदगी जीने का मतलब क्या वो था, किसे गुजारा करते थे। तो ये देखो यहाँ पर यहाँ से अपन देखते हैं, इसमें देखिए ये रहा कि विथ बेयरफुट, ये देखो रेग पिकर्स लीड्स में सीमापुरी, ये प्लेस ऑन द दिल्ली, ये तो खैर वहाँ की बात है, साइज फैमिली भी वहीं से आई थी। इसके अलावा आप यहाँ देखेंगे, ये देखो ये रहा कि वहाँ के जो लोग इन स्ट्रक्चर ऑफ मड विथ रूफ ऑफ टिन, छतरी, वो जिसमें टिन के बने हुए मकान में रहते थे, तिरपाल लगा रहता था, डिवाइड ऑफ सीवेज ड्रेनेज, ये वहाँ की स्थिति थी। ठीक है,
अब ये वहीं पर अपना जीवन यापन करते थे। क्यों? क्योंकि इनकी जिंदगी इसी पर पूरी की पूरी डिपेंड थी। या फिर आप यहाँ आ सकते हो, ये सराइवल वाला, वो तो चलो कहानी के समझ में आ गई, ये रहा सराइवल वाला, ये यहां से लिखना। सराइवल इन सीमापुरी मीन्स रेग पिकिंग्स, है ना, ये मेन था, उनका मेन काम था रेग पिकिंग्स। ठीक है, हिंदी में देखना चाहेंगे तो जीवन यापन का मतलब है कूड़ा बीनना, तो मेन आंसर क्या लिखेंगे आप? रेग पिकिंग्स इज ओनली वे ऑफ सर्वाइवल ऑफ देम। उनके जीवन यापन करने के लिए मेन काम था रेग पिकिंग, कूड़ा बीनना। ठीक है। Why did the women say they left their fields? They said because field gave them no grain. जब उनको कोई धान अनाज मिलता ही नहीं था तो निकल गए। और कितने थे? 10,000। आगे ना फैक्ट, तो चलो वहां नहीं पूछा था 1971 वाला, तो यहां पूछ लिया। ये ध्यान, फैक्ट को नहीं छोड़ना है। पांचवा पैसेज, आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, मुकेश वाली कहानी है ये, बहुत अच्छे से मैंने समझा रखी है। ये रही हिंदी, चाहे तो वो चूड़ियों का जो उसका परिवार काम करता था, बट ये नहीं करना चाहता था। ठीक है। मुकेश लुक्स फॉरवर्ड टू बिकम ए फैक्ट्री ओनर या कार ड्राइवर। कार ड्राइवर था कि नहीं था? ये तो कहानी आपको बहुत अच्छे से याद होगी भाई, कोई ऐसा तो नहीं है जिसको नहीं याद हो, है ना। तो ये क्या करता था? मोटर मैकेनिकल था ये। सी इज द करेक्ट जवाब है, कार चलाता था। मुकेश लाइव्स इन फिरोजाबाद विच इज फेमस फॉर, किसके लिए फेमस हुआ ये? तो ये मतलब कि जो बैंगल्स, चूड़ियां। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। और ऑक्यूपेशन ऑफ एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज बैंगल मेकिंग, बिल्कुल चूड़ियों का काम करती थी ना, हर परिवार वहां पर क्या काम करता था? बैंगल मेकिंग का काम करता था। ये तीन आपके वन लाइनर है। और ड्राइव ए कार, है ना, कार वो मतलब कार चलाना सीखना चाहता था, वैसे वो एक मैकेनिकल था। और नरेटर कंपस मुकेश की बात चल रही है, और ये सारी बातें। नेक्स्ट पैसेज है वो है सविता वाला। सविता एक यंग गर्ल है ना, पिंक ड्रेस पहन रखी है। ये वाली पूरी कहानी बहुत अच्छे से आपने सुन रखी होगी, हिंदी डाल दी है मैंने यहाँ पर कि गुलाबी रंग की फीकी पोशाक पहने युवती सविता एक बुजुर्ग महिला के बगल में बैठी कांच के टुकड़ों को जोड़ रही है। उसके हाथ मशीन के चिमटे की तरह यांत्रिक रूप से चल रहे हैं। और मैं सोचती हूँ कि क्या वह उन चूड़ियों की पवित्रता को जानती है जिन्हें वह बनाने की मदद कर रही है। एक मतलब एक पढ़ने का तरीका कि एक भारतीय महिला के सुहाग विवाह की शुभता का प्रतीक है चूड़ियाँ। एक दिन अचानक उसे इसका एहसास होगा जब उसका सिर लाल घूंघट से ढका होगा, उसके हाथ मेहंदी से रंगे होंगे, कलाई पर लाल चूड़ियां होगी, तब वह दुल्हन बनेगी, ठीक उसी बूढ़ी औरत की तरह जो आज बगल में बैठी है और कई साल दुल्हन बन चुकी है। उसकी कलाई पर अभी भी चूड़ियां हैं, लेकिन उसकी आंखों में कोई चमक नहीं है, बिकॉज बुजुर्ग है। एक वक्त से भर खाना भी उसने नहीं खाया है, वे खुशी से खाली स्वर में कहती है उसने अपने पूरे जीवन में एक बार भरपेट भोजन नहीं किया है, और यही उसका कर्म फल है। उसका पति एक बूढ़ा आदमी जिसकी लंबी दाढ़ी है कहता है मैं चूड़ियों के सिवा कुछ नहीं करूंगा, है ना, कुछ मैं जानता भी नहीं हूँ, है ना। ये वो लोग हैं जो खानदानी काम करते हैं, छोड़ते नहीं है। मैंने बस परिवार के रहने के लिए एक घर बनाया है। उनकी बातें सुनकर आश्चर्य होता है कि क्या उन्होंने ये वह हासिल कर लिया जो बहुत लोग जीवन काल में हासिल करने में सफल रहते हैं। उनके पास इसलिए जवाब नहीं, बस सिंपल सी एक स्टोरी है। अब बताओ, हर हैंड्स आर मूविंग लाइक रोबोट हैंड्स। अगर वो जैसे वो काम कर रही है वुडन का, तो आपको क्या लगा कि उसके हाथ कैसे? टोंग्स ऑफ ए मशीन, बिल्कुल बी करेक्ट आंसर है ना। ये आप कहाँ देखेंगे? देखो हूबहू आपको ये लाइन दिख जाएगी, अपन पैसेज में देखेंगे ना, तो आप स्टार्टिंग से पढ़ते हुए चलना, है ना। यहां देखेंगे हेल्प्स बैंगल्स वाली कहानी हो गई। यहां देखो, मतलब खुद ढूंढना है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। शुरुआत से प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली ये मिल जाएगा, है ना। क्योंकि अपन ने अभी किसकी बात की थी? ये देखो, हैंड्स आर डाइड ईयर आई हेयर, ये बैंगल्स वाली कहानी हो गई। और यहां पर अपन को ये चीज मिलेगी, है ना। ये देखो, ये रहा टोंग्स ऑफ ए मशीन, बिल्कुल ये रहा। एज हर हैंड मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन, मतलब उसके हाथ मशीन के चिमटे की तरह बड़े स्पीड से चल रहे हैं। समझ पा रहे हो ना? बस, तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, हर चीज आपको वहां अवेलेबल है। सविता हु वॉज वियरिंग ए पिंक ड्रेस वॉज सोल्जर पीस ऑफ ग्लास, कुकिंग फूड फैमिली, या टॉकिंग एल्डरली। क्या आंसर आएगा भाई बताओ यहां पर? तो सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास। ठीक है, बिल्कुल इजीली मिल जाएगा। क्या? बिल्कुल मिल जाएगा। पिंक ड्रेस देखो ये देखो, यहां पर देखो सोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास, कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो आपके पैसेज में नहीं है। ठीक है, वेरी इजी। व्हाट डू बैंगल्स सिंबलाइज इंडियन कल्चर? बिल्कुल रिच फैमिली या ब्यूटी ऑफ चार्म या सुहाग। तो
तो ये सुहाग का प्रतीक होता है भाई चूड़ियां। सी इज द करेक्ट जवाब। ये वन लाइनर 3 प्रश्न है जो आप आराम से निकाल सकते हो। एक तो इसने तीनों तीनों बातें आप इजीली उसके अंदर है, ठीक है ना। जैसे ये पूछा है कि विच मोमेंट, कौन से मोमेंट पर, अभी यह विच का मतलब कौन सा है, तो अब इतना तो आपको थोड़ा बहुत सेंस लगाना है कि कब पहनी जाती है, जब ब्राइड मतलब जब शादी होती है उस टाइम पहना जाता है चूड़ियां। सिंपल है। नेक्स्ट पैसेज है, ये छांटा आपके लिए आई हैड हैपेंड व्हेन वाला, जब आई वॉज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड वाला। वेरी इजी है। ये घटना तब की जब मैं 10 या 11 साल का था, मैंने तैरना सीखने का फैसला किया। याद है ना, बहुत गजब की कहानी, मोटिवेशनल स्टोरी है। यहाँ से प्रश्न आपका आने का पूरा पूरा चांस है। उसकी गहराई केवल 2 या 3 फीट थी। जो जो फैक्ट आपको जहां जहां दिख रहे हैं उसको हाईलाइट करते जाना। जहां फैक्ट दिखा पैसेज में हाईलाइट कर दो। पैसेज पहला, नरेटर की एज कितनी थी, 10 या 11 ईयर्स ओल्ड। वेरी इजी, देख लो, मतलब एक भी चीज मुश्किल नहीं है। ऑप्शन है इज द करेक्ट आंसर। वेयर डिड नरेटर गो टू लर्न स्विम, कहां पर गया था बताइए, कौन से पुल में भी अपने बात की थी ना, ये यामिका पुल में गया था। ये रहा, ये देखो, उसने डिसाइड किया इन यामिका, ठीक है, YMCA इन यामिका, तो वो यामिका पुल है ना, यामिका पुल के अंदर हो गया था। ए ऑप्शन सही होगा। What did the narrator mother continuously want to narrator against, क्या कह रही थी कि यामिका रिवर वॉज टीचरस, ठीक है ना, ट्रीजर्स बोलेंगे, टीचर्स नहीं बोलेंगे, ट्रीजर्स। इसके अलावा ये 3 आपके एमसीक्यूज है कि 9 फीट था और स्विमिंग लेग्स, ये मतलब पैरों की मदद से तैरी है जैसे कोई विंग्स हो। नेक्स्ट पैसेज है, आई ट्राई टू ब्रिंग ए लेग अप बट दे young एज dead weights. I simply but only the water heard me. I had started on the long journey back to the bottom of the pool. ये भी काफी बढ़िया पैसेज आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो इसी चैप्टर से लिया गया है। ये देखो, ठीक है, 3 MCQ है। His legs were failing, क्यों, क्या कारण था, तो फुल ऑफ स्ट्रेंथ या पार्ली रिलिज्ड, क्या बोलेंगे आप, तो इसका आंसर हो जाएगा पार्लिज एंड रिजिड। अब देखो, पार्लिज एंड रिजिड की मैं अगर बात करूं तो ये आपको मिल जाएगा, देखो यहां पर, क्यों जैसे ही अंदर गया, ये देखो कि डेड वेट्स पार्लेज एंड रिजिड, ये रहा, पहली लाइन में इसका आंसर है, ठीक है। क्या ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप बट दे हंग एज डेड वेट्स और पार्लेज एंड रिजिड। तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, हर चीज आपको वहीं मिल जाएगी। द थिंग्स देट वर फ्रोजन इन द थ्रोट वर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, हिज स्क्रीम्स। पैसेज में लिखा हुआ है साफ साफ, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा, ही हैड स्टार्टेड हिज जर्नी बैक टू द, क्या आंसर हो जाएगा, बॉटम ऑफ द पूल। बॉटम ऑफ द पूल, नीचे का तल जो होता है उसको बॉटम बोला जाता है। ये इसके 3 वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है, वेरी इजी, किसी भी तरह का डाउट नहीं है। नेक्स्ट पैसेज, आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू ओवरकम दिस फियर बट इज हेल्ड फर्ली वाला, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, इसको भी एक बार सरसरी नजर से देख के जाना। ये इसका हिंदी में अनुवाद है ना, कि मैंने इस डर पर काबू पाने के लिए संभव तरीका आजमाया, उसी चैप्टर का है। इसके 3 हो जाएंगे। द फियर ऑफ द नरेटर वॉज, किसका डर था, मेन तो स्विमिंग का ही था, क्या बताओ, किसका डर था उसको, स्विमिंग का डर था, तो बिल्कुल सही बात है, स्विमिंग का था। द डिसीजन टेकन द नरेटर वॉज, तो आंसर हो जाएगा टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम, मतलब क्या था कि भाई मैं डिसीजन तो ले लिया तैरने का, लेकिन एक मुझे सिखाने वाला बंदा होना चाहिए साथ में, तब ही डर दूर होगा, वरना डर दूर नहीं होगा। तीसरा, द टिप गिवन द नरेटर वॉज, इसका क्या आंसर है, तो इसका आंसर है एक्सेल अंडर वाटर एंड रेज नोज टू इनहेल। बस वही सांस को छोड़ना और रोकने वाली बात है जो अपन ने स्टोरी में बहुत अच्छे से पढ़ ली। ये सारी बातें आपको मिल जाएगी पैसेज में, आप देखेंगे तो ये देखो सारी की सारी चीजें, स्टेप्स टीचर जो हैं वो बता रहा है। देखो ये रहा, ये देखो, फेस अंडर वाटर, पानी के अंदर रखना है, एंड एक्सेल एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, समझ गए, बस डिट्टो लाइन वहां पर लिखी हुई है, उस पर टिक करना है, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये ध्यान रखना। ये 3 वन लाइनर है, 3 मंथ से कर रहा है, 5 डेज वीक और इंस्ट्रक्शन। ये ध्यान रखना कि वन लाइनर में फैक्ट ज्यादा आएंगे, ठीक है, वन लाइनर में फैक्ट ज्यादा आएंगे, इसलिए फैक्ट को क्या करना है, अंडरलाइन कर लेना है। जहां भी आपको पैसेज के अंदर फैक्ट नजर आए भाई, जैसे टाइम पीरियड नजर आए ईयर्स में या डेज में
या किसी जगह का नाम है उसको हाईलाइट कर लो, तुरंत हाईलाइट कर लो, ठीक है। बस ये देखो, यस गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन, ये भाई काफ़ी अच्छा पैसेज है। इसकी आपके लिए हिंदी सुविधा कर दी है, हिंदी में आप समझ सकते हो कि हाँ भगवान जानता है कि मेरे साथ हालात बिगड़ते चले गए हैं। उन्होंने कहा तुम्हें रेजिडेंट इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। आयरन मास्टर ने कहा यही गलती थी, काश मैं उस समय सेवा में होता तो मैं कभी नहीं होता। खैर ये वाली पूरी कहानी आप पढ़ लेंगे, ठीक है। इसमें द आयरन मास्टर अज्यूम्ड दैट ही फेल्ट एमरस बिकॉज ऑफ, क्या वजह रही थी, तो आपके सामने है, बताओ देखिए क्या वजह रही थी। आंसर क्या है, इसका आंसर है हिज मिजरेबल क्लॉथिंग, ठीक है ना। ये इसका आंसर, अब देखें अपन एक बार ये आंसर ला, एक दो बार बीच बीच में देख भी लेंगे, ऐसी बात नहीं है। देखो देखें कहाँ पर है मिजरेबल वाला। अच्छा ये मिलेगा कब, जब अपन पूरा पैसेज पढ़ लेंगे। हालांकि अपन तो अभी दो चार लाइन पढ़ रहे हैं, आप इसको पूरा पढ़ लेना बैठे बैठे, ठीक है। एग्जाम में तो एक या दो ही तो आने हैं, तो आराम से एक बार रीडिंग जरूर लगानी है पूरे की। रीडिंग लगाते ही कुछ वर्ड्स को आपको अंडरलाइन करना है। जैसे कि मैं यहाँ बात करूँ तो ये देखो कि उसकी मिस्टेक ये थी कि दैट वाज द मिस्टेक, क्या मिस्टेक थी, यस गॉड नोज वाली हो गई, और वो तो जॉब छोड़ने वाली बात बता रहा है। इसके बाद में कोर्स विल कम टू होम वाली बात बता रहा है, रिसीव्ड वाली बता रहा है, आई कुड नॉट थिंक वाली बता रहा है ना। आयरन मास्टर अज्यूम दैट, ये रहा एज दैट इज। देखो द आयरन मास्टर अज्यूम दैट ही फेल्ट एम्बेस्ड बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लॉथिंग। कितनी आसान, मतलब एज इट इज प्रश्न पूछेगा वो, कुछ भी मन से नहीं पूछेगा। उसने क्या कहा वो आपने देख लिया होगा, ठीक है, क्योंकि उसने दयनीय कपड़ों के कारण वो थोड़ा शर्मिंदा अपने आप को महसूस कर रहा था। मिजरेबल क्लॉथ का मतलब है दयनीय कपड़े, फटे पुराने कपड़े। वो डिड द मैन वांट देयर इन द फॉरेज, तो वांटेड टू बाय आयरन, क्या करना चाहता था बताओ, तो या फिर वांटेड टू स्लीप एंड गो अवे, बिल्कुल सही, वांटेड टू स्लीप एंड गो अवे। देखना चाहेंगे आप, आराम से मिलेगा इसके अंदर। इसमें अपन अगर देखें तो देखो बॉयज वाला हो गया, थ्रू 30 ईयर और हिमसेल्फ हो गया, ये रहा, ये देखो ये रहा, ही ओनली वांटेड टू चांस टू स्लीप हियर इन द फॉरेस्ट एंड देन, मतलब कुछ भी अवे, यहां से बस निकले, एक भी चीज गलत नहीं, एज इट इज डिट्टो, मतलब मन से कुछ नहीं सोचना कि भाई हमें इन दिनों बाद आएगा कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है, लाइन मैच कराओ, ठीक है बस। तीसरा द नंबर ऑफ, ये तो मैं आपको कह रहा हूं, ये देखो फैक्ट आ गया, मतलब फैक्ट को दिखते ही अंडरलाइन क्या करना है, फैक्ट जहां भी दिख जाए वहीं पर आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो यहां पर टाइम पीरियड हो जाएगा 4 मेंबर्स, कितने मेंबर थे 4, देखना चाहेंगे क्या, देख सकते हैं कहां पर है वो, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। देखो प्लीज ये वाली बात हो गई, एज यू नोज वाली हो गई, ऊपर है क्या कहीं पर मेंबर्स वाली बात, सर्विस वाली बात है, यहां पर देखो देखें, ठीक है 30 कॉर्नर थे, और एक बार आप मतलब आराम से चेक कर सकते हो उसको कितने मेंबर थे, तो आपको इसे मालूम चल जाएगा, ठीक है। ऐसे एक बार रीडिंग लगाओगे तो ही तो मालूम चलेगा, अपने अभी पूरा नहीं पढ़ा इसलिए अपन को इतना टाइम लग रहा है, सोचना पड़ रहा है, वरना आप क्या करेंगे, सीधा सट इसके अंदर जाएंगे और आप इसमें आपको इजीली दिख जाएगा, ठीक है। देखो ये नहीं देना चाहिए था, जागीरदार के घर वो गया तो फिर वहां पर स्वागत किया कि बात आवारा बिल्कुल पसंद नहीं आई, नहीं मुझे चूज नहीं रहा था, उसने घबराते हुए कहा कि 30 कॉर्नर के बारे में सोचा, है ना, हवेली पर जाना स्वयं की शहर की गुफा फेंक जैसा था, बस यहाँ पर ये सोने का काम किया उसने, चुपचाप निकल जाना था, ठीक है। इसके बाद में दहीने कपड़ों वाली बात हो गई, जैसा कि हुलिया देखा अली दिन हो चुका था, मेरे बेटे विदेश में है और घर पर मेरी सबसे बड़ी बेटी और मेरे अलावा कोई नहीं है। अच्छा तो इट मीन्स ये इसने पूछा है कि टोटल मेंबर, वो इसकी बेटी है ना, वाइफ, तो 4 मेंबर्स, ठीक है, वो तो खैर आपको अंदाजा लेके करना था। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट 3 प्रश्न आपके सामने है, वन लाइनर प्रश्न है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगला पैसेज है, आई एम थिंकिंग द स्ट्रेंजर वाला, ये भी काफी, यंग गर्ल ही वॉक्स एंड वॉक्स टू होल ईयर लॉन्ग, ये वाला भी काफी अच्छा पैसेज है। ये इसकी हिंदी एक अजनबी के बारे में सोच रही युवती ने कहा, ये पूरे साल चलना रहता है, शायद पूरे देश में एक भी ऐसी जगह नहीं है जहां इसका स्वागत हो। ये सब बातें अपन को पढ़नी है, जहां जहां आपको कुछ भी फैक्ट या कुछ भी यूनिक चीज नजर आए उसको आपको हाईलाइट करते हुए चलना है, ठीक है। प्रश्न देखो ये रहा, द यंग गर्ल वॉज थिंकिंग अबाउट द कोल्ड मॉर्निंग, बताओ कोल्ड मॉर्निंग या स्ट्रेंजर, तो देख लो यहाँ पर अगर पैसेज में देख लेते हैं, ये रहा कि आई एम थिंकिंग ऑफ स्ट्रेंजर हियर, उसने सोचा कि यहाँ पर कोई
अजनबी हैं, यहाँ पर कोई स्ट्रेंजर है, ठीक है ना, वो ये सोच रही थी। तो सीधा सट्टा आंसर क्या है? स्ट्रेंजर, डी आंसर। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर टू द रूम टू रेस्ट या टेबल टू ईट? क्या आंसर होगा? टेबल टू ईट। देख लेते हैं, यहां पर देखो, ही वॉज वॉक्स वाली कहानी हो गई, सिंगल प्लेस वाली हो गई, वेलकम टू वेयर टर्न्स ये वाली हो गई। बस 2-3 एमसीक्यू मैच करवा देता हूं आपको, ताकि क्या है कि आपको ये मालूम तो चले कि प्रश्न जो है वो डिट्टो अपने इस पैसेज में से ही आते हैं, ठीक है ना। मतलब इसकी पैसेज की 6 नंबर की मैं क्यों कह रहा हूं फ्री फॉरवर्ड के नंबर है, क्योंकि ये रहा टू द टेबल। कारण ये है कि इसमें मन से कुछ भी नहीं जोड़ना, डिट्टो चीज आपको मिल जाएगी, ठीक है। शानदार, बहुत बढ़िया। अगला द यंग गर्ल टुक वाला हो गया ना, टेबल टू ईट, एकदम सही आपका जवाब हो गया है। तीसरा है दे प्रोमिस टू मैन टू, तो कीप हिम हैप्पी ऑन क्रिसमस, ठीक है, वेरी इजी। इसके अलावा ये 3 आपके लिए क्या है? वन लाइनर पैसेज में से हैं। पहले आपको करना क्या है कि वाई का मतलब क्यों है, तो आंसर बिकॉज में आ जाएगा, या कभी कभी सीधा लिख दिया होगा कि द गर्ल वांटेड स्ट्रेंजर टू स्टे एंड ही कुड इंजॉय ए डे ऑफ पीस, एक शांति के साथ में दिन जीना चाहती थी। और ये स्ट्रेंजर ऑलवेज अफ्रेड ऑफ, क्यों? क्योंकि शी सेड दैट ही वाज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड एंड क्रॉस एग्जामाइंड, ये उसको डर रहता था, ठीक है। बाकी हम्बल्ड एंड गेव इट, मतलब वेरी इजी, सारी चीजें आपको पैसेज में दिखेगी। ये आपके गांधी जी वाला पैसेज भी काफी इंपॉर्टेंट। देखो, पैसेज वही आते हैं जो मोटिवेशनल होते हैं, कुछ आप बच्चों को जो संदेश देके जाते हैं, ठीक है। अभी गांधी जी वाला है, एक शिक्षा देने वाला पैसेज है, अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे इट वॉज 1917, ये 1942, राजकुमार शुक्ला, जहाँ लखनऊ, है ना, ये जहां जहां पर नेपाल फैक्ट नजर आ रहे हैं, जगहों के नाम आपको लग रहे हैं हिमालय, वहां पर अंडरलाइन कर लो, ठीक है। कोई रिवर का नाम है वो कर लो, राजकुमार शुक्ला का नाम था कर लिया, ये सारी बातें अपन को क्या करनी है अब इजीली। 1916 कर लो, ठीक है, ये देखो 2301 कर लो, अब देखना कितना इजी पड़ जाएगा। ये देखो थ्योरी आप चाहे देख सकते हो हिंदी के अंदर भी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। पहला, द नरेटर वॉज टोल्ड एट सेवाग्राम ऑन हिज फर्स्ट विजिट अबाउट, क्या आंसर होगा बताओ? अभी अपने इसमें जो पढ़ा था, तो द डिसीजन टू अर्ग द डिपार्टमेंट ऑफ ब्रिटिश, हाँ, या फिर हिज डिसीजन, ये वाला फर्स्ट चैप्टर होगा क्या, बताइए? तो ये हो जाएगा डिपार्चर ऑफ ब्रिटिश। ये देखो यहाँ पर अगर बात करें तो पहली लाइन देख लीजिए, पहले में है क्या? पहले में डिसाइड है, ये रहा डिट्टो, देखो कि आई डिसाइडेड टू अर्ग द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश, मतलब कुछ भी है क्या जो ऐसा मन से ना, एज इट इज, ठीक है। तो पहला आंसर ए वाला सही आंसर है, इसका ए इज द करेक्ट आंसर है। द एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड इन, मैंने कहा था ना फैक्ट आएगा, ठीक है। तो कौन सा फैक्ट है इसमें? 1916, ये देखो ये रहा, he had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress। ये क्या होते थे? पहले अधिवेशन होते थे कांग्रेस के, तो ये 1916 का कांग्रेस का, भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन है, ठीक है ना। तो फैक्ट पे तो अंडरलाइन करनी ही करनी है, 1916 आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्या है? राजकुमार शुक्ला, देख लो, कम टू चंपारण, है ना, चंपारण साइड, मतलब कितना आसान है। राजकुमार शुक्ला को अपन अंडरलाइन कर रखा था, ये देख लीजिए आप आराम से। राजकुमार शुक्ला ये रहा, ठीक है। आई एम फ्रॉम चंपारण, ये देखो आई एम फ्रॉम चंपारण, ये राजकुमार शुक्ला कह रहे हैं, ठीक है, मैं कहां से हूं? चंपारण से हूं। ये 3 आपके एमसीक्यू है। ये पैसेज ये चंपारण से ही है, ठीक है। तो इससे एक फायदा और है आपके, आप इस आज के सेशन को 6 नंबर का ही ना समझें, इसमें एक फायदा और भी है कि अगर इतने सारे पैसेज आपने याद कर लिए तो आपको क्वेश्चन आंसर भी याद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पैसेज याद कर लिया ना, तो पैसेज याद करने से हिंदी याद हो गई, इसकी पूरा पैसेज समझ में आ गया, और वहीं से तो आपके प्रश्न बन के आएंगे, जो क्वेश्चन भी तो आ रहे हैं बुक से, डिट्टो छपेंगे आपके, ठीक है। बहुत फायदा होने वाला है, इसलिए हिंदी जरूर पढ़ के जाना, हिंदी जरूर पढ़ के जाना, ठीक है क्या? ये ध्यान रखना, इससे क्या हो जाएंगे आपके प्रश्न आपको आ जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न अपन लगाएंगे हालांकि, लेकिन फिर भी देख लेना। ये एक बहुत ही साधारण बात थी कि मैंने घोषणा की कि अंग्रेज मुझे मेरे अपने देश में आदेश नहीं दे सकते,
चंपारण प्रकरण गांधी के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, उन्होंने समझाया, मैंने वैसा ही किया। वेरी इजी है। एंडरसन को, ऐसे कुछ बातों को, गांधी जी को, वकील को, इंडिया को हाईलाइट कर लेना। पहला प्रश्न, द टर्निंग पॉइंट, ठीक है, द टर्निंग पॉइंट ऑफ द लाइफ ऑफ गांधी जी वॉज, कौन सा टर्निंग पॉइंट था भाई गांधी जी का, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपका आंसर क्या होगा, जो चंपारण का एपिसोड हुआ था, याद है ना, वो गांधी जी का टर्निंग पॉइंट था। आप आराम से अगर पैसेज में देखेंगे तो आपको डिट्टो सेम दिखने वाला है। देखो देखें, ये देखो पहली लाइन में, द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधी जी लाइफ, मतलब मुश्किल कुछ भी नहीं है, डिट्टो पैसेज में दिख रहा है आपको। द पॉलिटिक्स ऑफ गांधी जी वॉज इंटरट्विन्ड विद द इकोनॉमिक इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज, सोशल इश्यूज या प्रैक्टिकल इश्यूज। इश्यूज कौन सा था, तो आप समझ जाना, वो हमेशा प्रैक्टिकल इश्यूज को उस पर बात किया करते थे जो वाकई रियल है, ठीक है। द ब्रिटिश पैसिफिस्ट हु केम टू बिड फेवल टू गांधी वॉज, तो इसका क्या आंसर होगा भाई, ये व्यक्ति का क्या नाम था, तो इस बंदे का नाम था चार्ल्स फ्रिड एंड्रयूज। मैंने कहा भी था एंड्रयूज को अंडरलाइन कर लेना, है ना, कहा था ना भी, तो देख लो ये एंड्रयूज बंदा काम आ गया, एंड्रयूज, ठीक है। तो मुश्किल कुछ लगा क्या, बिल्कुल नहीं। एंड्रयूज आपको दिख जाएगा इसके अंदर, आप जब पढ़ेंगे आराम से तो आपको ये एंड्रयूज नाम का बंदा ये रहा, ठीक है। तो कोई मुश्किल नहीं है, ये 3 आपके एमसीक्यू है, ठीक है। किसी भी तरह का डाउट है तो बता सकते हो, नहीं। ये अगला पैसेज, गांधी जी वाले चैप्टर से 3-4 पैसेज लेने का एक ही मकसद है कि यहां से डेफिनेटली प्रश्न आपको मिलेगा, ठीक है ना, डेफिनेटली मिलेगा। इसको अच्छे से पढ़ जाना। ये इसकी हिंदी है, हिंदी जरूर पढ़ के जाना, जैसे 120 मिनट को हाईलाइट कर लो, इंग्लिश के अंदर करना, हिंदी तुम्हारा रहेगी नहीं। और इसके अलावा आप क्या करेंगे, न्यायाधीश वाली बात आ रही, न्यायाधीश ने कहा कि वे कई दिनों तक फैसला नहीं सुनाएंगे, इस बीच उन्होंने गांधी जी को स्वतंत्र रहने की अनुमति दे दी। राजेंद्र प्रसाद को हाईलाइट कर लो, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक और कई प्रमुख वकील, इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप, ठीक है। तो ये इजी पड़ जाएगा। देखो देखिए पहला क्वेश्चन, व्हेन गांधी जी रिफ्यूज्ड टू फर्निश बेल द मजिस्ट्रेट, क्या होगा भाई, मजिस्ट्रेट ने क्या करा था बताइए। तो यहां पर आपका आंसर जो हो रहा है वो रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, ठीक है, उनको छोड़ दिया बिना किसी जमानत के, रिहा कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है, गांधी जी वॉज प्रिपेयर टू गो टू जेल फॉर, किसके लिए कर रहे थे वो, फॉर द शेक ऑफ फार्मर्स, किसानों को बचाने के लिए। आराम से देख सकते हो पैसेज के अंदर, यहां देखेंगे अपन, ये देख लो, देखो पहला आंसर ये रहा था, जज रिलीज हिम विदाउट बेल, बिना उसके बेल के इनको रिहा कर दिया। और इसके अलावा देखो ये 120 मिनट को हाईलाइट कर लेना, है ना, बड़ी चीज काम आएगी, ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। तीसरा प्रश्न क्या है भाई, द सीनियर लॉयर्स टोल्ड गांधी जी दैट, सीनियर ने क्या कहा था कि दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प हिम, डी आंसर, डिट्टो पैसेज में से है, ठीक है। तो मतलब मुश्किल कुछ भी नहीं है। देखो देखो सीनियर कहाँ पे, सीनियर टीचर कहाँ बात है, अगर अपन देखें तो सीनियर जो जज हैं उसकी बात देखिए आप, ये बिहार वाली हाईलाइट कर लो, ये काम आएगा आपके, है ना। और अच्छा एक बात और ये रहा था, द सीनियर लॉयर रिप्लाइड दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प हिम, मतलब एक भी वर्ड है जो आगे पीछे है, नो, डिट्टो शब्द आपके आने वाले हैं, ये जरूर ध्यान रखना, सीधे सीधे प्रश्न आपके एग्जाम में छपेंगे, ठीक है। ये आपके 3 वन लाइनर है, इसमें भी किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। 15वां पैसेज, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ही अपील्ड फॉर टीचर्स, महादेव देसाई, इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप, है ना, नरहरि पारिक को अंडरलाइन कर लीजिए, ये चीजें बड़ी काम आएगी आपके लिए, विशेष तौर पे इनको क्या करना, अंडरलाइन करना है, ठीक है ना। ये सीधे सीधे प्रश्न आपको छपेंगे। इसके अलावा देवदास, गांधी जी यंगेस्ट सन अराइव्ड 6 विलेजेस वाली कहानी, है ना, ये सारी बातें, चंपारण गांधी जी, ये सब कुछ बातें हाईलाइट कर लो, ये अपन को इजीली वहां पर मिलने वाली है। जैसे देखो ये कुछ थ्योरी है जो आप हिंदी में देख जाना। प्रश्न देखो, नेम ऑफ यंगेस्ट सन ऑफ गांधी जी, महादेव देसाई, क्या सही आंसर है क्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो अपन अभी पहले देखा भी था, ठीक है। देखो यहाँ देखो महादेव देसाई है क्या यंगेस्ट सन का नाम, ये देखो देवदास,
क्या नाम है यंगेस्ट सन का? नाम क्या है? देवदास। गांधी जी यंगेस्ट सन, गांधी जी के यंगेस्ट सन का नाम क्या है? देवदास। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? सी। महादेव देसाई, नरहरि पारिक एंड देयर व्यूड वॉलंटियर्ड फॉर, इसका आंसर क्या होगा? हेल्थ वाले कौन है या फिर टीचिंग? तो टीचिंग, क्योंकि इनकी शिक्षाएं जो हैं वो काम की थी। द डॉक्टर सर्व्ड वॉलंटरी फॉर ए पीरियड ऑफ 6.5 month या ओनली फॉर 6 months। देख सकते हो, फैक्ट मिल जाएगा आपको, है ना। मतलब ये बहुत इजी चीजें हैं, लेकिन फैक्ट को मत छोड़ना, वरना फैक्ट ढूंढने में अपन को क्या लग जाएगा? टाइम लग जाएगा। ये रहा 6 months, डिट्टो है ना। वॉलंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 months। ठीक है, ये 3 आपके वन लाइनर है। 16वां पैसेज, द रेड फाइट्स, ये मतलब उनका चूहे पानी के अंदर बाघिन से लड़ता है और उसे मार डालता है, लेकिन शावकों पर दया करता है। और मुझे नहीं पता कि उस दृश्य को कैसे फिल्माना है। निर्माता कहता है प्यार से उनकी देखभाल करो। सुब्बू 4, इस सुब्बू को अंडरलाइन कर लेना, है ना। 4 ऐसे तरीके बताता है जो चूहा शिकार के लिए बच्चों पर स्नेह बरसाता है। ठीक है, ये सब बातें हो जाएगी। और ये जेमिनी स्टूडियो को हाईलाइट कर लेना। इसके अलावा आप जहां जहां फैक्ट नजर आते हैं, है ना, ये देखो, ये रहा कि थिल्लाना मोहनल नामक एक उपन्यास लिखा, बिल्कुल हाईलाइट करना है, प्रश्न आ सकता है। अच्छा, एक बात और है, ये कोई जरूरी नहीं है कि यही प्रश्न आपको वहां पर दिखेंगे, प्रश्न कुछ अलग भी आ सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन अगर आपको पूरा पैसेज को समराइज कर रखा है, याद कर रखा है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं रहेगी। जैसे पहला देखो कि हाउ मेनी वेज ऑफ सुब्बू जो है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बताओ? टाइम पिच। हाउ मेनी का मतलब कितना, ये भी ध्यान रखना, कितना मतलब ये जब फैक्ट आते हैं तो आंसर आपको फैक्ट में ही देना है। कितने वेज बताए थे? मैंने कहा था ना 4 तरीके बताए थे उसने, अभी अपने ये तो हाईलाइट करके आए। देखो ये रहा, देखो हिंदी में पढ़ा अपने, है ना। ये देखो सुब्बू 4 ऐसे तरीके बताता है ना। तो सुब्बू ने कितने वेज का मतलब तरीका होता है। अगला, विथ सुब्बू द मेकिंग ऑफ फिल्म वॉज ट्रिकी या वेरी डिफिकल्ट या वेरी इजी। वेरी इजी, तरीके जो कैसे थे उसके, जो फिल्म आया था उसने, वो वेरी इजी था। और क्रिटिक्स ऑफ सुब्बू फेल्ट दैट, क्या आंसर होगा? ही वॉज वेरी सक्सेसफुल इन फिल्म मेकिंग। बिल्कुल सही है, तभी तो सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि उसके जो आइडियाज थे वो वाकई असरकारी थे। और ये 3 आपके एमसीक्यूज हैं। ये वापस जेमिनी स्टूडियो वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जेमिनी स्टूडियोज वॉज फेवरेट हॉन्ट ऑफ पोइट्स लाइक एस योगी सर, शांगू सुब्रमण्यम। ये फैक्ट सीधे सीधे सुब्रमण्यम को अंडरलाइन कर लेना, कृष्णा शास्त्री को अंडरलाइन कर लेना, हरिंद्र नाथ, है ना। और ये आपके चट्टोपाध्याय जी हो जाएंगे। इसके अलावा एक्सीलेंट सप्लाई डिफरेंस कॉफीज वाला कांग्रेस मिंट वाला हो जाएगा। मतलब ये चीजें क्यों करा रहा हूं कि ये आपको वहां पर क्या करना है? हाईलाइट करना है, बस सीधा आंसर मिलेगा। अब देखो पहला प्रश्न, इन दोज डेज इन मीटिंग ऑफ कांग्रेस रूल वॉज, क्या होगा? यूनिफाइड एफर्ट या फिर प्रोहिबिशन एंड मीटिंग ओवर ए कप ऑफ कॉफी। ये रहा देखो, ये देखो कि कांग्रेस म्यूल मिंट प्रोहिबिशन एंड मीटिंग ओवर ए कट ऑफ कॉफी। मतलब डिट्टो, कोई भी वर्ड मन से नहीं सोचना, सब कुछ आपको वहां पर दिख जाएगा। तो बी आंसर सही है ना, कि मीटिंग के दौरान कॉफी वॉफी आपको नहीं पीनी। द पीपल एट जेमिनी स्टूडियोज वर्शिप्ड गांधी जी। बताओ गांधी जी कौन कौन है? गांधी जी वाले बिल्कुल सही है, गांधी जी वाले, ये आंसर होगा इसका। तीसरा, हाउ वॉज ए कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट कौन थे भाई? वो थे गॉडलेस मैन। ठीक है ना, हाउ वॉज ए कम्युनिस्ट। देखो यहां पर गॉडलेस मैन की बात चल रही है क्या? बिल्कुल ये रहा, ए कम्युनिस्ट वॉज ए गॉडलेस मैन। कुछ मन से है क्या? जी नहीं, हर चीज आपको वहीं पर मिल जाएगी। ये 3 एमसीक्यू। 18वां पैसेज काफी इंपॉर्टेंट है, ये है फ्रैंक वाला, फ्रैंक बुशमैन्स मॉरल रिअरेंजमेंट आर्मी। सम 200 वाली बातें हैं, जेमिनी स्टूडियो की बातें उसी चैप्टर से लिया गया है। और काफी फर्स्ट रेट वाली अंडरलाइन कर लेना, मद्रास को अंडरलाइन कर लो, तमिलनाडु अंडरलाइन कर लो। ठीक है, और इसके अलावा अपन थोड़ी बहुत और बातें अंडरलाइन कर लेंगे। ये वासन सिंपली वाली बात अंडरलाइन हो जाएगी, 1952 वाली बात को अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, और बाकी अपन देख लेंगे। पहला प्रश्न, ये हिंदी है,
कि जब फ्रैंक बुकमैन की मॉरल री आर्मामेंट सेना जिसमें लगभग 200 सदस्य थे, हाईलाइट कर लीजिए 200, 1952 में मद्रास आई। उन्हें भारत में जेमिनी परिवार से बेहतर मेजबान नहीं मिल सकता था। वे ट्रैपीज में बहुत अच्छे नहीं थे, है ना, जानवरों से उनका परिचय केवल भोजन की मेज पर ही सीमित था, लेकिन उन्होंने 2 नाटकों को अत्यंत पेशेवर, ये सारी बातें इसमें हो जाएगी। देखो लो, बिड़ते ही पहला फैक्ट आ गया, है ना, फ्रैंक बुशमैन वाला। बताओ क्या है, 1952, है ना। तो मतलब ज्यादा नहीं सोचना है, फैक्ट वाली बात को सीधा सीधा टिक मार देना है। ऑलमोस्ट ऑल तमिल प्लेज हैड ए सनराइज एंड सनरेट, सूर्य उदय और सूर्य अस्त उससे पहले पहले हो जाते थे ना। ये देख लो आप आराम से यहाँ पर मिल जाएगी कि जो भी इनके सीन होते थे वो सनराइज एंड सन सेट होते थे। ये देख लो, ये रहा, ए सीन ऑफ सनराइज एंड सनसेट इन द मैनर ऑफ, समझ में आ गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तीसरा, द प्रेजेंटेड टू प्लेस इन ए मोस्ट अनप्रोफेशनल मैनर। बताओ अनप्रोफेशनल मैनर था क्या या फिर प्रोफेशनल मैनर था? तो बिल्कुल प्रोफेशनल मैनर था उनका, ठीक है ना। ये भी आपको कहाँ मिलेगा, आप आराम से देखो इसको, पैसेज को अगर आप पढ़ेंगे तो यहां पर आपको दिख जाएगा प्रोफेशनल मैनर, ये रहा, डिट्टो। बट दे प्रेजेंटेड टू प्लेस इन ए मोस्ट प्रोफेशनल मैनर। डिट्टो है कि नहीं है? डिट्टो है, हु बहू है, ठीक है। और ये 3 आपके वन लाइनर। 19वां पैसेज क्या है? सॉल बिलो वाला है, डेनिस ब्रेन वाला है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप। इसके अलावा और कोई फैक्ट है क्या? यूनिवर्सिटी ऑफ, ये और यूनिवर्सिटी वाली बात को अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। एकेडमिक टैक्सेस, इजी चिल्ड्रंस बुक है, ये चीज़ें अपन काम आएगी। देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या है। ये इसकी हिंदी अनुवाद है कि सॉल बेलो जिन्होंने कई मौकों पर साक्षात्कार का मतलब है इंटरव्यू देने की सहमति जो है वो दी है, फिर भी साक्षात्कार संचार का एक अत्यंत उपयोगी माध्यम मानते हैं। ये डेनिस ब्राइन वाली बात है, आजकल कई लोग साक्षात अपनी श्वास नली पर अंगूठे के निशान की तरह बनाते हैं, ये सारी बातें हो जाएगी। पहला प्रश्न, despite many drawbacks interview in considered a good expression, a chance to talk to people, या unless and boring। बताओ भाई क्या आंसर है इसका? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपका। या फिर सुप्रीम मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, बिल्कुल सही है। देखो इंटरव्यू सबसे बेस्ट मीडियम है कम्युनिकेशन का, सुप्रीम मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत का सबसे बेस्ट जरिया है। ड्यूरिंग द इंटरव्यू ऑलवेज हैज एन, क्या करता है वो बताओ, देखें तो वो क्या करता है आपका, वो अनप्रिडिक्ट पावर एंड इन्फ्लुएंस, ठीक है, इसका इस्तेमाल कर सकता है। बिल्कुल जो आपने सोचा भी नहीं वो चीजें या फिर अपने इस्तेमाल उसका करेगा, जिससे अपन का इंटरव्यू कैसा भी जाए, क्योंकि इंटरव्यू कोई बुक से नहीं आता है। इंटरव्यू चीजें आपके उस पर बिहेवियर से पूछी जाती है, आपके नॉलेज से पूछी जाती है। इसका अगर आप प्रॉपर लाइन मैच करना चाहेंगे तो मैं आपको बता देता हूं, डिट्टो आपको यहां पर दिखने वाला है, ठीक है ना। देखो स्टार्टिंग से देखो, अगर आप यहां देखेंगे, देखो डिस्क्राइब इंटरव्यू बीइंग लाइक ए थंबप्रिंट्स ऑन द वेंट पाइप, ये तो खैर अपन अभी देख लिया, ये वाला। इसके बाद में रिटन ऑलमोस्ट एवरीथिंग, ये वाला हो गया, वो आपके इंप्रेशन वाली बात होगी। इंटरव्यू ये रहा, ये देखो, बिकॉज ऑफ द इंटरव्यू हॉल्स ए पोजिशन ऑफ अनप्रेडिक्टेड पावर एंड इन्फ्लुएंस, है ना। मतलब डिट्टो चीज है वहां की जो आपने वहां अपने ऑप्शन में देखी है, ठीक है। तीसरा क्या है, मुकुंद पदमान वाला बात है, इंटरव्यू फ्रॉम हिंदुस्तान टाइम्स, कौन सा पेपर था? देख लो, न्यूज़पेपर का नाम आया क्या भाई? देख लेते हैं कौन सा था। तो यहां पर आएगा बिकॉज ऑफ दिस वाली बाहिरा, द हिंदू। द हिंदू न्यूज़पेपर क्या नाम है? द हिंदू, जो इंग्लिश के अंदर आता है, ठीक है। तो द हिंदू इसका आंसर बिल्कुल सही है। बताओ कोई डाउट है किसी भी जने के? नहीं ना, शाबाश। अगला क्या है? ये 3 एमसीक्यूज है, या सॉरी वन लाइनर है। ये मुकुंद वाला, द इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड एकेडमिक डेविड लॉज, ये इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप, ठीक है। और ईसीओज को अंडरलाइन कर लीजिए, मुकुंद वाली बात हो जाएगी। फिलोसॉफिकल इंटरव्यूज की बात कर लीजिए। इसके अलावा और कोई बात अंडरलाइन करनी है आपको, ये कर लीजिए। तो सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल कोई चीज़ नहीं है। ये इसकी हिंदी के मुकुंद, अंग्रेजी उपन्यासकार और शिक्षाविद डेविड लॉज ने एक बार टिप्पणी की थी कि मैं ये उपन्यास समझ सकता कि एक व्यक्ति वे सब कुछ कैसे कर सकता है जो ईसीयू करता है।
मुझे पूरा यकीन है कि मैं हमेशा एक ही काम कर रहा हूँ, कई काम कर रहा हूँ, लेकिन अंत में मैं मुकुंद कौन सा, ये सब बातें याद कर लेना। प्रश्न देखो, उम्बर्टो इको इज कन्वर्टेड, अभी अपन ने बात की उम्बर्टो इको, ये देखो उम्बर्टो वाली इको वाली बात देखिए यहां मिलेगी अपने, है ना, फिलोसोफर वाली बात ये रहा उम्बर्टो इको। एक बार ऑप्शन देख के आते हैं। ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग एट द एंड, ऑलवेज डूइंग द सेम ऑफ इनिशियल स्टेजेस, रिपीट व्हाट ही डज नॉट वांट, चेंजेस द वे ऑफ डूइंग। अब खुद देख लो, दैट इज मोर डिफिकल्ट एक्सप्लेन, आई हैव सम फिलोसोफर इंटरेस्टेड, ये देखो तो इसमें क्या होगा, वर्क माई नोवल इवन माई बुक चिल्ड्रन आर फीस एंड सीज बंच एथेटिकल, फिलोसोफर इंटरेस्टेड। इसका मेन कारण क्या था कि वो हमेशा ये चाहता था कि ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग एट द एंड, जो उसने शुरुआत की थी वो एंड में सोच मिले। ये प्रॉपर आपको लाइन कहाँ मिलेगी वो अपन देख लेते हैं कि नॉवेल्स इवन बुक चिल्ड्रन आर, बच्चे पढ़े तो पढ़ सकते हैं, यू की सेम बंच ऑफ एथिकल फिलोसोफर एंड देन एक सीक्रेट डिड यू विल वेरी प्लीज यूनिवर्स ने क्लाइमेट हो गया, द यूनिवर्स विल बिकम ए बिग फर्स्ट, सिमिलरली एमपीपीस ऑफ लीव्स आई कैन स्टेक्स, ये हो गया, है ना। तो वो ये चाहता था कि कमिंग टू प्लेस यू आर एवरीवेयर, है ना। डिट्टो लाइन कहाँ मिलेगी भाई अपन को, ये रहा ये रहा ये रहा, देखो आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग, ठीक है, ऑफ डूइंग मैनी थिंग्स, ये वही चाहता था, ये देख लो, बट इन द एंड आई एम मुकुंद, ठीक है ना। ये कहता था कि जो एंड होता है वो सेम थिंग का होना चाहिए। अभी मैंने पूरा पढ़ा नहीं इसलिए मुझे ढूंढना पड़ रहा है, आपको एग्जाम इसको एक बार पूरा पढ़ना है, ऑटोमेटिक आंसर मिल जाएगा, हाँ यार वो बात तो अपन ने शुरू में पढ़ी थी, हाँ यार वो तो अपन नीचे पढ़ी थी, और थोड़ा तो अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है ना। ठीक है, द परसेज हिज फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट थ्रू हिज लाइफ वर्क या हिज एकेडमिक वर्क, एकेडमिक वर्क, ये डिट्टो लाइन लिखी हुई अभी पढ़ी थी अपन ने, बिल्कुल पढ़ी थी। द सब्जेक्ट ऑफ बुक्स ऑफ चिल्ड्रन फेरी टेल्स या सस्पेंस स्टोरीज या फिलोसॉफिकल, बताओ देखें, या फिर नॉन वायलेंस एंड पीस, अहिंसात्मक, है ना, लड़ाई झगड़े से दूर, सिर्फ पीस यानी कि शांति वाली चीजें हो, ये इसका मेन मोटो था। ये 3 एमसीक्यूज है। मुकुंद कुड, ये वापस मुकुंद वाला ही है, 3000 को कॉपीज को अंडरलाइन कर लेना, और यूएस ये हो जाएगा 3000 कॉपी से हो गई, नोबडी एंड माइस्ट्री वाली हो गई। ये देखो, मुकुंद के उपन्यास की अपार सफलता कुछ संबंधित तथ्य से हो सकता है कि मध्यकालीन इतिहास के एक ऐसे कालखंड से संबंधित था जो उबर्टो इको ही संभव है। लेकिन मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ, क्योंकि मैं अक्सर चीनी ज्ञानी व्यक्ति की तरह कहानियाँ सुनाता हूँ। मेरे अमेरिका प्रकाशक ने कहा है, ये अमेरिका प्रकाशक है, कि मेरी किताब बहुत पसंद आई, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक ऐसे देश में जहाँ किसी ने गिरजाघर तक नहीं देखा, लैटिन भाषा का अध्ययन नहीं किया, वो 3000 से अधिक बुकें कैसे बिक गई। ठीक है, पहला, ओमर्टो कंप्रेस हिम टू स्टोरी टेलिंग टू ए, आंसर मैच करते जाएंगे, चाइनीज है क्या आंसर, बोलो, है ना, स्टोरी टेलिंग टू ए चाइनीज, बात करूं क्या, मिलेगा क्या चाइनीज शब्द लिखा हुआ, तो अपन देख लेते हैं। सक्सेस नॉवल हो गया, ये रहा देखो, आई ऑफ्टन टेल स्टोरीज लाइक ए चाइनीज वाइज मैन, एक चाइनीज ईमानदार आदमी, सही है ना, वाइज मैन की बात चल रही है। अपने हिंदी में नहीं देखा चाइनीज का नाम, इसमें देखो यहाँ पर अक्षर चीनी ज्ञानी व्यक्ति है ना, ये रहा चाइनीज वाइज मैन। द कंसिडर सक्सेस ऑफ ए बुक माइस्ट्री, हाँ ये तो एक माइस्ट्री था भाई, मिथ्य, सही है, क्योंकि कैसे एक व्यक्ति ये चीज कर सकता है। पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ब्रॉड कितने भाई, 1 और 2 और 3 मिलियन, कितना, 2 और 3 मिलियन, ठीक है ना, कॉपीज उसकी बिक गई थी, ये 3 है ही। ये है अगला पैसेज, आई वॉज नीलिंग ऑन द फ्लोर इन द नेक्स्ट रूम, ये हिंदी है इसकी, एक बगल वाले कमरे में फर्श पर घुटनों के बल बैठा था, कालीन बिछा रखी थी, कालीन जानते हो ना, दरी जैसी होती है, अखबार के ऊपर अपनी मोटरसाइकिल के किसी पुर्जे की मरम्मत कर रहा था। स्कूल छोड़े उसे 3 साल हो चुके थे, वे एक मैकेनिक का प्रशिक्षु था, मतलब सीख रहा था, ये दिन शहर दूर छोर से जा रहा था, ये सारी बातें इसके अंदर है। फर्स्ट, व्हाट वाज इज डूइंग फॉर, वेरी इंपॉर्टेंट है, मोटरसाइकिल की रिपेयरिंग कर रहा था, मतलब चीजें ऐसी है कि मुश्किल कुछ भी नहीं है। अगला, आफ्टर हिज स्कूल स्टार्टेड वर्किंग इन मैकेनिकल, ये करा स्कूल छोड़ने के बाद में।
The word outside attempt special fascination because they were known to her, they were in her reach, they were unknown to her, they were beautiful. क्या आंसर होगा भाई? they were unknown to her, कैसे कहाँ से आया ये? स्पेसिफिक फैसिनेशन, फैसिनेशन देख लेते हैं कहाँ लिखा हुआ है. शब्द ढूंढना है अपन को, तो बस अर्थ से कोई मतलब नहीं है. ये रहा फैसिनेशन. शब्द पकड़ लो, राजस्थानियों पकड़ लो, ठीक है ना. तो क्या आंसर हो जाएगा? दे अटेंड ए स्पेशल फैसिनेशन सिंपली बिकॉज दे वर अननोन, दे वर नोन टू हर एंड रिमेन एज इट इज. आ गया है. देखो देखें, ये रहा. दे वर अननोन टू हर, उसके लिए क्या था? अननोन था. वेरी इजी. ये तीन आपके वन लाइनर है जो कि मन से लिखना है, बस पैसेज में मिलाना है. वॉट, वाई, वेयर, हाउ मेनी, हाउ मच को हटा देना है, चेप देना है. ठीक है. आफ्टर डार्क द वॉक्ड वाला ये भी काफी अच्छा है कि अंधेरा होने के बाद नहर के किनारे किनारे छाएदार रास्ते पर चलने लगी, जहाँ दूर से आती हल्की रोशनी उसे रोशन कर रही थी. ये वह जगह थी जहाँ बचपन में अक्सर खेला करती थी. पानी में पार उस घाटी, ये वाली बातें हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है. प्रश्न का आंसर दीजिए. वॉट डिड शी डू आफ्टर डार्क, क्या करती थी? वॉकड बाय द कैनाल, है ना, ये रहा ना. क्या करती, देख लो. ये देखो, आफ्टर डार्क, अंधेरा जब हो जाता था तब क्या करती थी? शी वॉकड बाय द, शी वॉकड बाय द, क्या हो है ना, अलोंग ए शेल्टर्ड. अलोंग ए शेल्टर्ड वाली बात समझ में आ गई आपके? ये एक देख लेना आप. अगला, द बेंच वॉज देयर, द बेंच वॉज देयर, तो क्या हो जाएगा? बाय द कैनाल, अंडर द आम ट्री, या नियर द सिटी, अंडर द आम ट्री. देखें क्या, देखें क्या, ढूंढें क्या, है ना. बस ELM देखना है, उसके इर्द गिर्द घूमेंगे अपन. भंवरे की तरह मंडराना है, मिल जाएगा, है ना. इसको अपन देखा कि सी बेंच सोसाइटी ब्रेथ एंड लवर समटाइम्स केम, शी सेट डाउन वेट, इट वाज परफेक्टली प्लेस. बिल्कुल सही है, प्लेस बोले सही है. कौन सा? आम ट्री वाला, जहां पर वो उसके नीचे छुप गई. हु केम अंडर द सोलिटरी आम ट्री? लवर्स केम टू मीट, हाँ, या फिर फ्रेंड्स? बताओ, देखें, देखना पड़ेगा. देखें क्या, देख लेते हैं. ये रहा लवर्स. कौन आ रहे थे? लवर्स थे भाई, ठीक है. लवर्स कैम टू मीट, पौधे के नीचे, पौधे की छांव में, हैं, या कहीं पार्क में. सही क्या बात है? अभी आप छोटे हैं ना, आपको ये नहीं ध्यान रखना कि आप छोटे कोई नहीं हो. छोटे कोई नहीं बैठते, सब जानते हैं. अंदर से सबके सब परिपक्व हैं. ये 24 देखो, ये भी काफी अच्छा और लास्ट एग्जाम्पल है. क्या लास्ट पैसेज अपना, वेरी इजी, इंटरेस्टिंग है ये भी. इसकी आप आराम से क्या कर लेना, इसकी हिंदी एक बार ट्रांसलेट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी. अच्छे से आपको इसको रीडिंग लगानी है भाई. ये जो कुछ एक आधा नाम आ रहा है टाइपिस्ट के, वो नाम आ जाते हैं, उसको आप, ये अपने पैसेज में नहीं है, ठीक है ना, ये पैसेज में नहीं है. नेक्स्ट देखो कि वो जर्जर सीढ़ियों से चढ़कर सड़क पर आ गई. जब के बाहर, पब के बाहर, उसने दीवार के सहारे ये देखा, ये सारी बातें देखनी है. द साइकिल ऑफ हर फादर वॉज आउटसाइड द पब, अंडर ए ट्री. कहां पर था बताओ? अंडर ट्री था क्या, या प्रॉपर्ड अप अगेंस्ट द बेंच? तो ये आंसर हो जाएगा. वाइल कमिंग बैक फ्रॉम मार्केट, द पिक्चर वाला भी काफी अच्छा प्रश्न है ये भी. इसका हो जाएगा डैनी आउटसाइड द राइजेस, ठीक है. और ये तीसरा, शी विल वेट इन, तो इसका आंसर क्या होगा? एरेकेड. अच्छा, देखूंगे इनके आंसर, आप ये मत सोचना कि मिलेंगे नहीं, सब मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे. इसमें देखो आप कौन कौन से ढूंढना चाहते हो, देखें, है ना. पहला प्रश्न देखिए, क्या पहला है? द साइकिल वर फादर आउटसाइड द पब, तो देखो स्टेप्स आउटसाइड द पब, पास्ट फादर्स बाइसिकल, ये रहा आउटसाइड द पब. साइकिल कहाँ थी? आउटसाइड द पब. अगला है ये प्रॉपर, अच्छा ये पूछना चाह रहा था कि आप ये प्रॉपर लाइन से चाहिए, तो ये देख लो, बाइसिकल प्रॉप्ड अगेंस्ट द वॉल, ये देख लो, ये रहा ऑप्शन, ये रहा प्रॉप्ड अप अगेंस्ट द बेंच, ठीक है. तो कोई बड़ी चीज नहीं है, डिट्टो मिलेगी आपको हूबहू. अगला,
डेनी आउटसाइड द रॉकीज, ये हैं शी कमिंग बैक फ्रॉम मार्केट द, ये वाला रॉकीज को देख लो, कुछ नहीं देखना, रॉकीज को पकड़ो, रॉकीज कहाँ, ये रहा ये रहा ये रहा, बस कोई मतलब नहीं हिंदी ट्रांसलेशन से, शब्द पकड़ो बस, ठीक है, मामला बैठ जाएगा। ये तीन है, ठीक है भाई। तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा फाइनली, वो आपको यही बताना चाहूंगा, जो मुझे शुरुआती पेज में चलना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। चल भाई, ये आ गया पहला पेज। देखो आपको क्या करना है कि जो वन लाइनर आप आंसर लिखेंगे, है ना, वन लाइनर में एक ही चीज ध्यान रखनी है कि आपको पैसेज में से आंसर लिखना है, पैसेज में से वो शब्द ढूंढ लेने हैं, ठीक है ना, वो वर्ड्स ढूंढ लेने हैं, ठीक है, ढूंढ लेने हैं बस, बाकी उसको एज इट इज उतारना है, बस ये शब्द वापस मत लिख देना, जैसे हम वॉट, ये हट जाएगा, वाई, वेयर, है ना, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ मच, ये क्या होते हैं, ये पूछ रहे हैं कितना था, कहाँ था, क्यों था, क्या था, ये चीजें पूछता है, ये डिट्टो आंसर में नहीं लिखी जाती है, बस इन चीजों का ध्यान रखना। बाकी एग्जाम के अंदर क्या करना है, एक बार ध्यान से पूरे पैसेज को पढ़ना है, पूरे पैसेज को पढ़ना है, और खास बात, फैक्ट को अंडरलाइन करना है, फैक्ट या किसी का नाम, है ना, या जगह का नाम, ये जब भी दिख जाए इनको अंडरलाइन करना है, इनको क्या करना है, अंडरलाइन कर लेना है बस, क्योंकि वो अपन को प्रश्न में ज्यादातर वही पूछता है, ठीक है। तो कैसा लगा सेशन, थैंक यू सो मच, ऐसा ही और कोई सेशन लेके आऊंगा जबरदस्त, अच्छे से पढ़ना, थैंक यू सो मच, ठीक है। और आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, बस वो मैं कहता जा रहा हूँ वो चीजें आपको करते रहना, ठीक है। थैंक यू सभी को, ओके।